स्टूडेंट, जैसा कि हमने शुरू किया था हमारा सेकेंड चैप्टर 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट हमने हमारे चैनल में अपलोड कर दिया है। आज हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी के मतलब उन्होंने कुछ ऐसा मिसयूज़ अपने पावर का किया जिसकी वजह से हमारे पूरे इंडिया में आंदोलन चले, बहुत सारे स्ट्राइक्स, बहुत सारे फाइट्स हुए, जिसके कारण वो जो कांग्रेस पार्टी है उसको हटाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अस्तित्व रखा हमारे राजनीति में। और भी बहुत सारे जो पंजाब में जो खालिस्तान बनने वाला था, उसके ऊपर जो पाकिस्तान ने पंजाब का मदद किया था, उसको ज़्यादा बढ़ोतरी देने के लिए उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, किसको, पंजाब को, कि वो अपने गवर्नमेंट से मांगे कि हमें खालिस्तान नाम का एक दूसरा देश चाहिए, हम इंडिया में नहीं रहना चाहते। ये पंजाब किसके दबाव में आकर बोल रहा था? वो पाकिस्तान के दबाव में आकर बोल रहा था कि तुम अपने गवर्नमेंट के पास ये डील रखो कि हमें खालिस्तान नाम का एक देश चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वैसे तो हमारे सामने आकर लड़ाई कर नहीं सकता। इसलिए उसने सोचा कि हम पंजाब को अपना जरिया बनाते हैं इंडिया में स्ट्राइक्स लाने के लिए। उस समय फिर बाद में इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को कहाँ पे भेजा? गोल्डन टेम्पल में, क्योंकि वहाँ पर जो पाकिस्तान के टेररिस्ट वहाँ पर छुपे हुए थे, और जिसके कारण जो मतलब सारे जो हमारे इंडियन आर्मी थे उन्होंने इंदिरा गांधी का ऑर्डर माना और जाके सारे टेररिस्ट को मारा। कहाँ पर मारा? गोल्डन टेम्पल में। जिसके वजह से जो सिख लोग थे उनके अंदर बहुत ही गुस्सा आ गया, बहुत ही मतलब उनको दर्द हुआ। इसलिए बॉडीगार्ड, किसका बॉडीगार्ड? इंदिरा गांधी का जो एक बॉडीगार्ड था उसने इंदिरा गांधी को मार डाला, क्योंकि वो भी एक सिख था, उसको भी बुरा लगा था। इसलिए वो मतलब बहुत ही मतलब उस तरह का हो गया। मतलब अगर हमारे मंदिर में अगर कोई किसी का खून खराबा हो रहा है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को गुस्सा आएगा। इसलिए उस बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को मार डाला। उसके बाद राजीव गांधी आए, फिर मोरारजी देसाई जी आए, फिर चरण सिंह जी, और उसके बाद चलते चलते कश्मीर का युद्ध हुआ था, जिसमें कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। आज हम देखेंगे हमारा द चेंजेस आफ्टर 1991। अब देखते हैं हमने क्या पढ़ा था 1991 के, सब पहले का हमने पढ़ रखा है। अब देखेंगे 1991 के बाद हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ। द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। लेकिन 1991 खाली इंडिया के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण था, बल्कि पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब देखते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों था और इस समय कौन कौन से सत्ताएं ने राज किया। The Soviet Union disintegrated into several different small countries and Cold War came to be an end. Soviet Union, do you mean Soviet Union? जो सोवियत यूनियन जो है वो पहले, आज के ज़माने में उसको रशिया कहते हैं, पहले उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था। उस रशिया में बहुत सारे कंट्रीज हुआ करते थे, रशिया में बहुत सारे मतलब छोटे बड़े कंट्रीज या फिर स्टेट्स हुआ करते थे, और उसको पूरा मिलकर क्या कहा जाता था? सोवियत यूनियन, और जो कि आज रशिया में बदल चुका है। अब रशिया और अमेरिका उस समय 1991 में रशिया और अमेरिका बहुत ही पावरफुल नेशन थे, और उनके बीच में थोड़ा मतलब बढ़ा चढ़ाकर मतलब थोड़ा बहुत युद्ध हुआ करता था। युद्ध ऐसा वॉर हुआ करता था, मैं समझ लो कि अगर तो समझ लो रशिया के पास बारूद और तोपें कम है, तो अमेरिका उनके सामने मतलब उनको जलाने के लिए अपना जो उनका कंट्री उसको बढ़ोतरी दिया करता था, जिससे कि रशिया जलती थी। अगर रशिया ने कुछ किया तो अमेरिका जलता था। इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, जो धीरे धीरे कर समाप्त हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध किया होगा और उसके चलते ये जो कोल्ड वॉर था ये समाप्त हो गया। इन इंडिया द गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड मेनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। जब 1991 में जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना? उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने श्री पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने हमारे जो इंडियन इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर, फल फ्रूट्स जो सब होते हैं हमारे इंडिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब रोजगार हो, कोई पॉवर्टी मतलब कोई भी गरीबी में ना रहे, वो सब चीज़ें इन्होंने देखी। किन्होंने देखा? पीवी नरसिम्हा राव जी ने।
ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मॉस्क्यू इशू एट अयोध्या कैम टू बी फोरफ्रंट। और उसी समय राम जन्मभूमि और जो मॉस्क्यू मॉस्क्यू मोमेडियन जो होते हैं यानी कि जो मुसलमान थे उनका जो बाबरी उनका मतलब ये मस्जिद था। जो हिंदू वाले कहते थे कि मतलब राम जन्मभूमि को मतलब ज़्यादा सम्मान दिया है, उसको बनवाया जाए, उसको और भी ज़्यादा अच्छे से बनवाया जाए। जैसा कि अब राम जन्मभूमि जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है, हमारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है उसमें। और उसी समय जब राम जन्मभूमि को थोड़ा बहुत बनवाया गया तो जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कहा कि हमारे बाबरी मस्जिद है, मॉस्क्यू यानी मस्जिद, उसको भी अच्छा सम्मान दिया जाए और ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएँ। और उनको थोड़ा मतलब जो मुस्लिम्स का था जो मस्जिद और जो हिंदू का जो मंदिर था उसको बहुत ही अच्छे मतलब उतना अच्छे से नहीं पर सबके लिए अच्छे से व्यवस्था हो सके इसके लिए बहुत ही अच्छे से बनवाया था। In the election conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the लोक सभा। यानी कि जब 1996 से लेकर 1999 तक जब वो इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शन को कंडक्ट किया गया, तब लोकसभा में मतलब किसी का मेजोरिटी बहुत ही हाई नहीं था। किसी का भी मतलब मेजोरिटी जो वोट्स होते हैं वो किसी को एकदम उतना अच्छे से नहीं मिला था। मतलब समझ लो कि 100 पीपल्स हैं, 100 पीपल्स हैं इंडिया में, समझ लो 100 पीपल्स इंडिया में हैं, उसमें एक पार्टी को 51 वोट चाहिए, एक पार्टी को 51 वोट चाहिए ही चाहिए। अब समझ लो जो मतलब किसी को 35 मिला, किसी को 12 मिला, किसी को 11 मिला, तो कुल मिलाकर समझ लो कि 100 हुआ, तो किसी का भी 51 के ऊपर नहीं गया। इसीलिए अगर कोई एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कोई समझ लो सत्यवादी पार्टी है, समझ लो कि वो दोनों पार्टी मिलकर एक साथ अपना गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। और उस समय जब अटल बिहारी बनने वाले थे मतलब 1991 में, उस समय भी ऐसा कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। अभी देखते हैं उसमें कौन कौन से लोग थे कोएलिशन गवर्नमेंट में। दिस रिजल्टेड इन 3 गवर्नमेंट्स इन अ शॉर्ट स्पैन of time, those led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, H.D. Devgowda and Inder Kumar Gujral were amongst them। यानी कि जब 1991 में और 1996 और 1999 के बीच में जब ये हुआ था, अभी 1996 और 1999 इनके बीच में कितना डिफरेंसेस है? 3 साल का डिफरेंसेस। कितना डिफरेंसेस है? 3 साल का डिफरेंसेस। और उसमें इन तीनों पार्टी ने अपना मेजोरिटी लेकर अपना जो कोएलिशन गवर्नमेंट, इन्होंने कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म किया था? कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। तो उसमें 3 पार्टी शामिल हुए थे। किनका पार्टी था? अटल बिहारी का पार्टी था, एच.डी. देवगौड़ा का पार्टी था और कुमार गुजराल का पार्टी था। तो इन्होंने सोचा कि हम 3 साल राज करेंगे, एक साल कर। तो पहले साल में अटल बिहारी जी ने राज किया इंडिया में, दूसरे साल में 1998 में, 1997 में अटल बिहारी ने किया, 1998 में एच.डी. देवगौड़ा ने राज किया और 1999 में किन्होंने किया? कुमार गुजराल ने। और इसी तरह उस समय हमारा राजनीतिक चल रहा था। मतलब उस समय मतलब किसी को मतलब जो पार्टीज थे उस समय उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, उतना हैंडल अपनी कंट्री को, मतलब उनको उतना नॉलेज था नहीं उतना कि अपनी कंट्री को मतलब और भी सारे रास्तों पे लेके जाना है, ऊंचाई के रास्ते पे लेके जाना है, ऐसा उन्हें उतना मतलब ज्ञात नहीं होता था क्योंकि उस समय उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। इन 1999 द National Democratic Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became Indian Prime Minister। यानी कि जब 3 साल खत्म हुआ 1999 के बाद, तब 1999 से लेकर जब आगे का 5 साल जो होता है किसी गवर्नमेंट को बनाने के लिए, जो कोई भी गवर्नमेंट कितने साल तक राज करता है? 5 साल तक राज करता है। तो अगले जब इन 3 हटे तो वापस से अटल बिहारी ने अपना प्रस्ताव रखा, उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और वो 5 साल के लिए एक बार फिर अटल बिहारी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? क्योंकि जब अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे और ठीक उसी समय जो प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? श्री
अब्दुल कलाम जी, तो इन दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा जमता था। इसलिए उस समय हमारे इंडिया में बहुत सारे रॉकेट्स, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हुए और हमारे देश का नाम रोशन भी हुआ था उसी समय। अटल बिहारी वाजपेयी ट्राइड टू स्टैब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वॉज नॉट सक्सेसफुल। अब जो अटल बिहारी थे, इनका मानना था कि हम किसी भी कंट्री के साथ दुश्मनी ना रखें, इसलिए इन्होंने अपनी बहुत कोशिश की कि हम अपने इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ रखें, मतलब उनसे दोस्ती कर लें। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, पर वो उनका सक्सेसफुल नहीं हो चुका, क्योंकि पाकिस्तान उतना धैर्य नहीं रखता था, उनका बर्ताव उतना अच्छा नहीं था, इसलिए सक्सेसफुल उस काम में नहीं हो पाए। इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज ए एटॉमिक पावर। यानी कि जब 1998 और 1999 के बीच में हमारे इंडिया में एटॉमिक पावर आया। एटॉमिक पावर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हमें न्यूक्लियर बनाना है, हमें तोपे बनाने हैं, या फिर हमें गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी देनी है, ये सारे जो थे प्रस्ताव, ये हमारे जो सारी सुविधाएं थी, ये हमारे इंडिया में उसी समय से चालू हो गए थे। उस समय से थोड़ी बहुत बिजली घर घर जाया करती थी, और ये सब किन्होंने करवाया था? अटल बिहारी जी ने। ये हमारे देश के बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए थे। इन्होंने दूसरे कंट्रीज से एटॉमिक एनर्जी को हमारे इंडिया में भी लाया। देयर वॉज अनदर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कारगिल रीजन ओवर द कश्मीर इशू। यानी कि 1999 में कश्मीर और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर से वॉर हुआ। अब क्यों वॉर हुआ? क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कि हमें कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान क्या बोल रहा था कि हमें कश्मीर चाहिए, पर कश्मीर जो था वो तो इंडिया के भाग में था, तो हम पाकिस्तान को किस तरह दे दें, क्योंकि वो हमारे इंडिया का पार्ट था। पर फिर भी जो पाकिस्तान था, उनका इशू चलता रहा, उनका झगड़ा चलते रहा इंडिया से कि हमें कश्मीर दो। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द वॉर एज वेल। यानी कि फिर से बहुत बार हराया था पाकिस्तान को इंडिया ने, और फिर एक बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और कश्मीर उन्हें नहीं दिया। अब देखते हैं इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस समय वो लोग कैसे रहते थे, उनका मिल्क कैसे सप्लाई करते थे, अपनी क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते थे, ये सारे मॉडर्नाइजेशन को हम देखेंगे। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, हमें राइट्स कब से मिले हैं? इंडिपेंडेंस से। जब हम आज़ाद हुए तब हमें राइट्स मिल गए। तब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भर, एंड सोशल जस्टिस हैव बीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि अटल बिहारी का मानना था कि हम सेल्फ सफिशिएंसी रहें, हम किसी भी देश से कोई भी चीज़ ना लेकर, मतलब उनको पता था कि राजीव गांधी ने दूसरे कंट्रीज से बहुत सारे लोन लिए थे, जिसके कारण हमारे इंडिया में बहुत सारे स्ट्राइक्स हुए, और वो लोन हम दूसरे कंट्रीज़ को दे भी नहीं पाए थे। वो लोन हम दूसरे कंट्रीज़ को नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्हें लगा कि हम किसी भी कंट्रीज से कोई भी लोन या फिर कोई भी पैसा नहीं लेंगे, ताकि हमें बाद में तकलीफ़ ना हो, हमें उन्हें देने में तकलीफ़ ना हो। इसलिए अटल बिहारी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें जो भी चीज़ें लगेंगी हम इंडिया में ही लेंगे, हम किसी भी देश से नहीं मंगवाएंगे। इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज। यानी कि अब उस समय इकोनॉमी में जब अटल बिहारी को लगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉवर्टी चल रही, बहुत गरीबी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इंडस्ट्रीज लॉन्च करेंगे और उसमें सबको मजदूर और काम करने के लिए सब सारी सुविधा मिल जाएंगी। We wanted to establishing an economic based on social justice through planning। यानी कि सबको सोशल जस्टिस मिल सके और सब लोग एक जॉयफुल लाइफ जिए, इसलिए बहुत सारे प्लानिंग्स को जस्टिस दिया, मतलब बहुत सारे प्लानिंग्स को मान्य कर उन्हें लागू करवाया, ताकि उस प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट वुड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू द पॉलिसी ऑफ 5 ईयर प्लान। यानी कि किसी भी प्रधान का, किसी भी मंत्री का 5 ईयर का प्लान होता है, और उसमें वो चाहे जितना अपने देश का डेवलपमेंट कर सकता है वो उस समय कर सकता है। उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर से हट गया तो उसके बाद वो अपने कंट्री का डेवलपमेंट
डेवलपमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर कोई और बैठ जाता है, कोई और जीत कर बैठ जाता है, या फिर अगर वो उसमें हिस्सा लेता हो तो वो भी जीत कर उस कुर्सी पर बैठ सकता है। और ये सारे प्लानिंग को किसके ऊपर सौंपा? प्लानिंग कमीशन के ऊपर। ये प्लानिंग कमीशन एक डिपार्टमेंट होता है जो कि हमें बताता है कि हमारे इंडिया में किस तरह का माहौल होना चाहिए, कौन कौन से डेवलपमेंट आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जैसे होता है उसी तरह प्लानिंग कमीशन भी होता है। द नेशनल प्लानिंग कमीशन वो स्टैब्लिश, उस समय नेशनल प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो इंडिया का डेवलपमेंट कर सके। द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1991। दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। यानी कि नरसिम्हा राव का जब गवर्नमेंट चलता था तो उन्होंने इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स चालू किया जिसका नाम था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। द इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश एज रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज। यानी कि जो फॉरेन मतलब उस समय जब नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट चलता था, उसके बाद अटल बिहारी का जब गवर्नमेंट चलता था, और जब हमको पता है कि मतलब जब इंदिरा गांधी राज किया करती थी और जो जवाहरलाल नेहरू, हमारे चाचा नेहरू जब राज किया करते थे, तो उस समय अगर कोई दूसरे देश का कोई मतलब किसी को अपना मतलब ट्रेड बढ़ाने का है, कोई चीज़ हमारे इंडिया में सप्लाई करने का है, तो वो उस समय बहुत सारे कानून लगे थे कि तुम्हें इन कानून का पालन करते करते मतलब बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे, बहुत सारे चीज़ों पर साइन करना पड़ता था, तभी वो जाकर इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। अपना मतलब कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस है, अगर कोई बाहर का कंट्री वाला हमारे इंडिया में करना चाहता है तो उन्हें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता था। क्यों फॉलो करना पड़ता था? क्योंकि चाचा नेहरू और इंदिरा गांधी को पता था कि ऐसे कर पहले भी हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स राज कर चुके थे, इसलिए उन्हें ऐसा डर लगता था फिर ना हो जाए। इसलिए जब अटल बिहारी और नरसिम्हा राव जब अपना गवर्नमेंट चलाते थे तो उन्होंने सारे रेस्ट्रिक्शन को बहुत ही कम करवा दिया, मतलब बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ता था इंडिया में कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट या अपना जो बिजनेस से इंक्रीज करने के लिए। बहुत ही मतलब उस समय थोड़ा थोड़ा करके कम हो गया था, अब तो पूरा ही कम हो गया है। सारे देश हमारे इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं मेड इन चाइना, मेड इन नेपाल, मेड इन अमेरिका, मेड इन नेपाल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया में आती हैं। ये क्यों आती हैं? क्योंकि वो सारे लोग हमारे इंडिया में बिजनेस करते हैं, इसलिए हम वो सारी चीज़ें चला पा रहे हैं। पर उस समय उतना सारे पॉलिसीज़ और उतने सारे मतलब फॉरेन लोगों को हमारे इंडिया में नहीं आने देते थे, क्योंकि वो आकर अगर ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं तो हमारे लैंड को खरीद कर वो इंडिया पर अपना शासन भी चला सकते हैं। इसलिए इन सारे नेताओं को ऐसा डर लगता था, इसलिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन का फॉलो करना पड़ता था। स्किल इन इंडियन professional help reform the Indian economy. The field of information technology opens several avenues of the employment in the country. The changes after 1991 are also described as globalization. यानी कि जब 1991 के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे ग्लोबलाइजेशन है, बहुत इंडस्ट्रीज हुए, उसके चलते ग्लोबलाइजेशन फॉर्म हुआ, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बने, फैक्ट्रीज बने, जिसके चलते जो हमारे इंडिया में धीरे धीरे करके डेवलपमेंट आने लगा। अब देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा इंडिया कितना आगे है। देश से तो बाकी देशों से तो थोड़ा आगे ही है। अब देखते हैं कितना आगे है। 2 मेजर इवेंट्स मस्ट बी मेंशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग इंडिया एफर्ट्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इन 1965 ही इम्प्लीमेंटेड न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चर। यानी कि फॉर द बैकग्राउंड क्लासेस OBC इज कंसिडर्ड टू, हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1965 ही इम्प्लीमेंटेड न्यू साइंटिफिक एग्रीकल्चर techniques and increase the production of food grains. The experiment in cooperative dairy movement by Dr. Varghese Kuren led the increase of milk production in India. This is called white revolution. यानी कि मेजर इवेंट्स मतलब बहुत मेजर इवेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट्स हमारे इंडिया में क्या है?
ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन। अब देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। जो हमारे इंडिया के एक सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर इंसान थे मिस्टर स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को मतलब उन्होंने हमारे जो पहले हमारे इंडिया में अगर समझ लो कि हम एक बीघा में मतलब समझ लो 1 बीघा में अगर हम खेती कर रहे हैं तो कम से कम 2 कुंटल 3 कुंटल निकलते थे। पर उस समय जब एम एस स्वामीनाथन आए तो उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज लाए, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स लाए, बहुत सारे मतलब अलग अलग अपने क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं लाए, जिसके चलते आज हम 1 बीघा में कम से कम 5 से लेकर 10 कुंटल तक गेहूं चावल निकाल सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट आए, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आए जो कि हमारे जो क्रॉप्स की रक्षा करते हैं, क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। उसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीन रिवॉल्यूशन। टेक्निक्स एंड इंक्रीज बाय प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ये सारे जो हमारे इंडिया में मतलब पहले खाना के भी बहुत जो मतलब किसी को पेट भर भोजन नहीं मिला करता था, सब गरीब से मतलब कोई लोग का बहुत ही बुरा हाल हो जाता था। इसलिए फूड ग्रेन्स का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो बहुत ही काम आया उस समय, क्योंकि अगर कम अगर हमारी खेती होगी तो हमें कम गेहूं चावल मिलेंगे, जिससे हमारा पेट नहीं भर सकता। इसलिए एम एस स्वामीनाथन जो थे उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ अच्छा किया। और उसी समय जो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, देखो ये लिखा डॉक्टर वर्गीस जो कुरियन थे, उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया, गायों को बहुत ही अच्छा चारा दिया, बहुत ही अच्छे से खुश किया और वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाते थे। ये किन्होंने इंक्रीज करवाया? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उनके चलते जो इसको बोलते जो क्रॉप्स का था उसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, और जो वाइट रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन का, जो हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था उस समय। India had also made a lot of progress in the field of atomic energy and space research। यानी कि इंडिया ने हमारे एटॉमिक एनर्जी और स्पेस रिसर्च में बहुत बढ़ोतरी की है। यानी कि हमारे इंडिया में अब एटॉमिक एनर्जी है, लाइट चलता है, पंखा चलता है, हमारे इसरो में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, सब अपने देश का नाम, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी की वजह से, उस एनर्जी के कारण हम रॉकेट से भी सब लॉन्च किया करते हैं। अब हमारा इंडिया पहले सब क्रॉप्स में था, मिल्क में था, अब हमारा इंडिया इसरो, अब पता है इसरो जो था वो पहले इंडिया में कुछ भी नहीं था, हम कोई भी रॉकेट नहीं लॉन्च किया करते थे। पर जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए, उनके चलते चलते जब और भी प्रोग्रेस हुआ तो उन्होंने चाहा कि एक इसरो नाम का हमारा भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। डॉक्टर होमी भाभा लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम। इंडिया इंसिस्टेड on using atomic energy for peaceful purposes like generation of electricity, pharmaceuticals and defense। यानी कि हमारे इंडिया में एटॉमिक एनर्जी इसलिए लाया गया, क्यों लाया गया एटॉमिक एनर्जी को? ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, अपने कंट्रीज़ का डिफेंस कर सके, उसको बचा सके अपनी कंट्री को, और उसमें बहुत सारी अच्छी सुविधाएं लाएं। इसलिए जो हमारे गवर्नमेंट थे उन्होंने दूसरे कंट्री से क्या लिया? एटॉमिक एनर्जी को मतलब अपने इंडिया में भी चालू करवाया, ताकि लाइट जले, सब लोग अच्छे से रह सके। इंडिया हैज़ अचीव कंसिडरेबल सक्सेस इन द स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल। यानी कि हमारे इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे बढ़ोतरी मतलब बहुत ही आगे जा चुका है। बाकी कंट्रीज़ के अगर हम तुलना करेंगे तो हमारा इंडिया बहुत ही आगे है। उसमें बहुत सारे लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि हम एक डेवलप देश बन सके, ना कि डेवलपिंग देश। यानी कि हम एक डेवलप देश बन सके, इसलिए पूरा इसरो हमारा बहुत ही मेहनत कर रहा है। इन 1975 द सैटेलाइट आर्यभट्टा वॉज लॉन्च। यानी कि 1975 में आर्यभट्टा, पता है आपको आर्यभट्टा उस समय लॉन्च हुआ था। ये हमारे देश का पहला सैटेलाइट था। उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, पर यह आर्यभट्टा हमारे देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1975 में, याद रखना।
कोई पूछेगा आपको हमारे पहले देश का पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था और उसका नाम क्या था, तो आप बोलिएगा कि हमारे देश का पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया गया था, उसका नाम था आर्यभट्टा was launched. Today India has a successful space program and many satellites have been launched under this program. लेकिन हमारे इंडिया में अब बहुत ही अच्छा मतलब स्पेस प्रोग्राम चल रहा है और उसके नीचे मतलब उसके अंदर बहुत सारे लॉन्च किए जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब सैटेलाइट 1, इसरो 1, ऐसा बहुत सारे आग से लेकर अग्नि तक, जल से लेकर वायु तक, ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है हमारे इंडिया से लॉन्च हो चुके हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर। यानी कि अगर किसी को पता था ग्राहम बेल जो एक अमेरिकन या फिर किसी और देश की कंट्री है, किसी को लगता था मतलब कि हम टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ा सकते हैं, किसी को लगता था कि हम एक जगह पे रहकर दूसरे जगह के कोई इंसान से, कोई अमेरिका से हम बात कर सकते हैं। ऐसा किसने पॉसिबल किया? ग्राहम बेल ने, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा पॉसिबल किया जो सबको लगता था ये इम्पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं और आज पॉसिबल होंगे भी। Changes in the social field. During this period, there were several major changes in the social field in India. यानी कि जब चेंजेस सोशल फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आए, उस समय बहुत सारे फील्ड में बढ़ोतरी होने लगी। यानी कि जो फील्ड यानी जो खेत होते हैं उसमें बहुत सारी चावल गेहूँ ज़्यादा उगने लगे, उसमें सब खुश रहा करते थे। Some of the changes are related with the issue of empowerment of women and other are related with the policies regarding the uplifts and the deprived section in the society। यानी कि हम जब 1975 से लेकर यानी जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 2000 तक, खाली 2000 जब 2000 शुरू हुआ तब तक हम देखा करते थे कि वुमेंस को और जो लोग कास्ट के लोग रहते थे, वुमेंस को और जो लोग कास्ट के लोग रहा करते थे उनको मतलब बहुत ही कम सम्मान दिया जाता था। जब दूसरों को लगता था कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये हमारे देश का नाम रोशन ही नहीं कर सकते, ये हमारे देश का नाम रोशन ही नहीं कर सकते, जबकि इन्होंने ये सब कर दिखाया। हमारे यहाँ देखते हैं हम पीवी सिंधु, आज जो हमारी बैडमिंटन चैंपियन हमारे इंडिया का नाम रोशन करी, ये भी एक वुमेन थी। जो हमारे सरोजिनी नायडू, ये भी एक गायिका थी जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। इंदिरा गांधी पर भी हम गर्व कर सकते हैं कि ये एक महिला होते हुए भी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। हम देखते हैं उषा जो थी, जो एक हिल क्लाइंबर थी, उन्होंने भी हमारे देश का नाम रोशन किया था। क्या एक महिला होकर भी अगर वो रोशन नहीं कर सकती? जितने काम पुरुषों ने नहीं किए उससे ज़्यादा काम महिलाओं ने कर दिखाया। जो पुरुष सपना देखते हैं वो महिलाएं एक असलियत कर दिखाती हैं। जो लो कास्ट के लोग रहते हैं, एक हमारे नरेंद्र मोदी जी एक लो कास्ट में रहा करते थे, एक बहुत ही उनका हालात भी बहुत बुरा हुआ करता था, पर वो लोग कास्ट से रहकर भी इतना आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि उनको उस समय एक अच्छा सम्मान दिया गया था, उनको मतलब भेदभाव नहीं मिला था, उनको भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा था उतना। यानी कि कोई भी चाहे लोक सेक्शन का हो या फिर कोई वुमेन हो, वो भी हमारे देश में एक अच्छा महत्व रखती हैं। टू प्रमोट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन and the children, separate departments of women and child development was created in 1985 under the Ministry of Human Resources Development। यानी कि जब ये सारी चीज़ें पता चली तब हमारे 2000 के बाद बहुत सारे देखो कि चिल्ड्रंस के लिए हॉस्पिटल्स खुले हैं, स्कूल्स खुले हैं, फ्री में खुले हैं, उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत सारे हेल्थ के लिए रिलेटेड बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, बहुत सारे उनके हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी जो लो सेक्शन के लोग हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको फर्स्ट दर्जा दिया जाता है। आज उस समय नहीं दिया जाता था पर आज दिया जाता है क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं आई, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य हैं, चिल्ड्रंस हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए उनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम उनका डेवलपमेंट करेंगे तो वो आगे जाकर वो हमारे देश का डेवलपमेंट करेंगे। Some laws were made to ensure social justice to women and help to implementation of various schemes in this direction. They include the Prohibition of Dowry Act, Equal Remuneration Act, as per यानी कि
हम देखते हैं कि वुमेंस को, अगर समझ लो वुमेंस के पास DMLT डिग्री है और एक मैन के पास भी DMLT डिग्री है, तो हम कहीं कहीं देखते हैं कि जो मैंस होते हैं उनको पगार ज़्यादा दिया जाता है और जो वुमेंस होते हैं उनको पगार कम दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? सब काम एक तरह की कर रही है, डिग्री एक तरह की है, एक सम्मान मिल रहा है, तो उनको पैसा क्यों कम दिया जा रहा है? हाँ, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे उसमें प्रोहिबिशंस निकले, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन आए, और जिसके चलते आज कहीं कहीं जगह पर कहीं कहीं होता है और बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पर ऐसा भी हुआ करता है। एज पर द 73rd and 74th Constitution amendments, seats were reserved for women and local self government bodies। यानी कि जब 93rd और 73rd और 74th जब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा चेंजेस आया, अमेंडमेंट्स आए, थोड़ा सा चेंजेस आया कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उस समय महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया गया, क्योंकि उस समय उतना सम्मान नहीं मिला करता था महिलाओं को। इसलिए सरकार ने चाहा कि हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा डिफरेंसेस लाते हैं, थोड़ा कुछ अलग सुविधा लाते हैं, ताकि चिल्ड्रंस और वुमेन्स को अच्छा सम्मान मिल सके। अकॉर्डिंग टू द मेकर्स of the Indian Constitution, some constitution of the Indian society were deprived of dignity एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द ऑल कास्ट सिस्टम। यानी कि जब 73rd और 73rd और 74th में जब थोड़ा बहुत चेंजेस आया, अमेंडमेंट्स आए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सारे लोगों को एक तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू कास्ट सिस्टम, यानी कि उनको एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिला करती थी। ऐसा नहीं कि छोटे कास्ट के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बड़े कास्ट के ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा सारे जो डिस्टिंग्विश जो डिफरेंसेस है, ऐसा सारे हमारे इंडिया से धीरे धीरे गायब होते चला गया। The Kaka Saheb Khelkar Commission was set up in 1953 to make recommendation so as to improve their condition। ये कि जो काका साहेब जो खेड़कर थे, उन्होंने एक कमीशन बनवाया ताकि इन चिल्ड्रंस और वुमेन्स को जो सम्मान मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं, उनको इम्प्रूव कर सके। इन 1978 द कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द chairmanship of BP मंडल टू स्टडी द इशू ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि उस समय बैकवर्ड क्लासेस को मतलब बहुत ही उस नज़रिए से देखा जाया करता था, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर को देखा जाता था। जब वो एक दलित होकर मतलब एक स्कूल में पढ़ा करते थे, तो सबको लगा करता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर आज देखो, उस समय देखो, मतलब 1950 में उन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसको लागू करवाया था। वो एक बैकवर्ड कास्ट के होते हुए भी ये मतलब फिर बीपी मंडल जो एक सभा था, उसमें होकर सब लोगों ने इस बैकवर्ड क्लासेस को आगे लाया और उनको सम्मान दिया गया, उनको एक तरह की पॉलिसीज दी गई। द पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन वॉज एडॉप्टेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन इन वेरियस सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन। द गवर्नमेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ एक्वाटिसिटीज एक्ट इन 1989 to enable those belong to scheduled caste and tribes to live with dignity and respect, free from fear, violence and oppression of upper classes। यानी कि जो कमीशन था वो किसके अंडरशिप था, मतलब किसके अंडर था? चेयरमैनशिप, उसका चेयरमैनशिप कौन था? बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। टू स्टडी द इशू ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। ये चाहते थे कि मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको मतलब एक इम्प्रूवमेंट मिले। क्या मिले? इम्प्रूवमेंट। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वॉज अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन इन द वेरियस सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इनका मानना था कि हम एक पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, लाएंगे, ताकि जो गरीब है, जो बैकवर्ड क्लासेस के, जो बैकवर्ड सेक्शंस के, जो क्रेडिट कास्ट जो इस पर विश्वास रखते हैं, उनको वो जो है उनके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या? एक पॉलिसी रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें उनको एक इंस्टीट्यूशन, उसको सर्विस मिल सके, काम कर सके, खा पी सके और एक जॉयफुल लाइफ जी सके। इसलिए उनको मतलब एक उनका भी मतलब हक बनता है कि एक प्रतिष्ठा और एक आत्मसम्मान उनको मिले, एक प्रतिष्ठा और एक आत्मसम्मान
उनको भी मिले, उनका भी हक है। द वेरियस सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन द गवर्नमेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट्स इन, एट्रोसिटीज एक्ट यानी अत्याचार, क्या बोलते हैं उसे, अत्याचार, इन 1989 टू एनेबल दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, कुछ बड़े लोग होते हैं जो अपने वो अगर बड़े ख़ानदान के हैं या फिर बड़े कास्ट रिलीजन के हैं, ऐसा तो माना नहीं जाता कि कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। सब एक इन्फीरियर, ना कोई इन्फीरियर है ना कोई सुपीरियर है, सब ऑल आर इक्वल। इसलिए उनका मानना था कि मतलब जो बड़े लोग हैं वो छोटों पे ज़्यादा दबाव डालते हैं और उन्हें अपने मतलब बोलते हैं ना एक्सप्लॉयटेशन, हमने पढ़ा था पिछले मतलब हमने 8 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन, वो मतलब उनको एक्सप्लॉयटेड करते हैं बड़े लोग छोटे लोगों को, ताकि और उनसे कुछ मतलब वैसे काम करवाते हैं, ड्रग सप्लाई, ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लॉयटेड करते हैं और उन पर अत्याचार करती है और उनको उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए बीपी मंडल ने बहुत सारे पॉलिसीज़ लाए ताकि उनको एक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान, डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट यानी उनका सम्मान हो, फ्री फ्रॉम फियर, वो किसी भी मतलब डर के नीचे ना हो, एकदम फ्री हो, क्योंकि वो एक सॉवरेन स्टेट में रहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं। उनका मतलब कोई हक नहीं बनता कि वो एक इतने बड़े देश में होकर, इंडिया इतना बड़ा देश है, उसमें मतलब घुटकर जीना ये बहुत ही गलत बात है। हमारे पास बहुत सारे अधिकार है, बहुत सारे राइट्स है, उसके जरिए हमें किसी के नीचे काम नहीं करना है। वायलेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ द अपर क्लासेस, यानी कि जो वायलेंस होते हैं, जो अपर क्लासेस के लोग रहते हैं वो दबाव डालते हैं हम पर, जो छोटे लोग होते हैं। ग्लोबलाइजेशन, अब देखते ग्लोबलाइजेशन व्हाट इज। ग्लोबलाइजेशन brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology and science and culture। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन ये हमारे इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, पॉलिटिक्स में बहुत सारी सुविधाएं ला रहा है, हमारे साइंस को हमारे कहाँ से कहाँ पहुँच के टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती जा रही है, सोसाइटी में जो कल्चर्स है, जो एग्रीकल्चर हो रहे हैं, जो अलग अलग खेती उत्पादन हो रहे हैं, वो भी सब बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन है कि बहुत ही मतलब एक टेक्नोलॉजी का ज़माना आ जाना, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ जाना, साइंस का ज़माना आना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे पहले प्लफिंग करना पड़ता था खेत को खोदने के लिए, अब सीधा ट्रैक्टर चलता है, 2 मिनट में पूरा खेत जोत कर तैयार हो जाता है, प्लफ करके पूरा एकदम तैयार हो जाता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस चेंजेस इन द अबव पैराग्राफ, यानी कि अबव पैराग्राफ में हमने पढ़ा चेंजेस इन द सोशल फील्ड, देखो यहाँ पर है, इसमें भी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि ये सारी चीज़ें हमारे देश को इम्प्रूव कर रही हैं। इंडिया हैज़ emerged एज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑन द ग्लोबल सीन इन डिफरेंट स्पेस, यानी कि जो ग्लोबल में जो तरक्की के रास्ते में हमारा इंडिया बहुत ही माना जाना कंट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20। जो G20 है एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ नॉट नेशनल, दिस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन G20, जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारी चीज़ें BRICS, हाँ, ये बहुत ही जाने माने कंट्रीज से जो ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही तरक्की के रास्ते में आते हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस एन इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि पहले उतना हमारे देश में उतनी सारी जो सुविधाएं नहीं थी, पर अब हम देखने जाएंगे तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। हम टेली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो हम अमेरिका से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से सोचिए कि किसी को लगता था कि हम ब्राज़ील में बैठकर हम इंडिया में बात करेंगे, अमेरिका में बैठकर हम ब्राज़ील में बात करेंगे, कोई जानता था कि ऐसा हो सकता है, पर ग्राहम बेल ने ऐसा मुमकिन किया, उनके अंदर विश्वास था, वो मानते थे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर हम दिल से चाहें कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं तो हम वो कर पाएंगे। अगर कोई सोचता है कि ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, मैं इसे करूँगा ही नहीं, तो कहाँ से होगा। सोचो कि हम कर सकते हैं, मैं इसे ज़रूर कर सकता हूँ, ये चुटकियों का काम है, तो आप उसे ज़रूर कर पाओगे। मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट एंड अदर
and the communication facility based on satellites have spread all across the country. In the political field, India has demonstrated the world how to stable democracy and function successfully. यानी कि जो मोबाइल्स फोन्स है, इंटरनेट कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ है वो किसके ऊपर बेस है? सैटेलाइट्स के ऊपर। सैटेलाइट्स नहीं होंगे तो हम ना किसी से बात कर पाएंगे। अब हम जहाँ पर हैं, हाँ इंडिया में, तो इंडिया से फ़ोन लग रहा है तो ऐसा सीधा के ऊपर क्यों जाता है? सैटेलाइट के पास, और सैटेलाइट से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अमेरिका के पास, और उसके ज़रिए हम बात कर रहे हैं। सैटेलाइट नहीं होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते थे, पर सैटेलाइट है। क्यों है? क्योंकि जब अब्दुल कलाम जी ने और जब हमारे 1975 में बहुत सारे रॉकेट, बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च हुए थे, उसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं। और पूरे इंडिया में बहुत ही माना जाना स्प्रेड हुआ, पूरे इंडिया में आजकल मोबाइल फ़ोन्स वापरा जाता है। इन द पॉलिटिकल फील्ड इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, पॉलिटिकल फील्ड यानी राजनीतिक में हमारे इंडिया ने दूसरे कंट्रीज़ को डेमो दिया है कि अगर किसी का भी एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए तो किस तरह चलना चाहिए? इंडिया की तरह चलना चाहिए। द वर्ल्ड हाउ टू स्टेबल, अपने कंट्री को किस तरह स्टेबल रखना है, किस तरह एक तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है, वो किससे सीखना चाहिए? इंडिया से सीखना चाहिए। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भारत किसे कहते हैं वो हमें इंडिया से सीखना चाहिए। ऐसा हम नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा वर्ल्ड बोलता है। ऑल दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन एंड स्पेशली द यूथ। यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं मतलब पूरे सबके अंदर की भावना, सबके अंदर एक कल्पना, सबको बदल के रख दिया है। या ना कि छोटे बड़ों को बल्कि बच्चों को भी इस जो लाइफ स्टाइल है सबको बदल रखा है। हाँ, दिस चेंजेस आर विजिबल फ्रॉम देयर डाइटरी हैबिट्स, क्लोथिंग, लैंग्वेज एंड बिलीव्स। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, हाँ ये सारी चीज़ें किस तरह दिखती हैं? अगर कोई बाहर का जो आदमी है, अमेरिका का, ब्राज़ील का, अगर इंडिया में आता है तो हमारे कपड़े देखती है, हमारी डाइवर्सिटी किस तरह, हमारे हैबिट किस तरह है, हमारा क्लोथिंग किस तरह पहनते हैं, हमारे लैंग्वेजेस किस तरह हैं, और बाकी सारी चीज़ें देखता है। और उसी के ज़रिए वो हमें मानते हैं कि हम देखते हम कई मूवीज़ में, फिल्म में देखते हैं कि जो ब्राज़ील वाले, अमेरिका वाले इंडिया में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और भी बाकी सारे कंट्रीज इंडिया में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग भाषाएं पाई जाती हैं, अलग अलग धर्म पाए जाते हैं, अलग अलग परंपराएं पाई जाती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंटरनल चेंजेस बिफोर इंडिया। अब अगले चैप्टर में जो है हमारा इंटरनल चेंजेस, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे देश का इंटरनल चेंजेस क्या हुआ, किस तरह मतलब अलग अलग आविष्कार हुए, अलग अलग जो लैपटॉप, कंप्यूटर से सारे मतलब कैसे कैसे इनमें डेवलपमेंट सब होते गया, वो सब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में आपको, मेरे को लगता है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड फॉलो टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम अगर कुछ भी वीडियो डालेंगे नॉलेजिंग या फिर कुछ हमारे चैप्टर्स के, तो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।